नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीडी का पेज नंबर 175 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियों के भारत आने का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। मतलब यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है? पहले पुर्तगाली आया, डच आया, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, स्वीडिश आया। सबसे पहले भारत आया पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पर पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरी ने स्वागत किया। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पर पहुंचा, जहां उसका स्वागत हिंदू राजा जमोरिन ने किया। दोबारा वास्को डी गामा भारत आया 1502 ईस्वी में। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया? 1502 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की कोचीन में 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की कोचीन में 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा। 1505 में नियुक्त किए गए। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा। 1505 में नियुक्त किया गया। शांत जल की नीति लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा ने। इसे शांत जल का नीति क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किसने किया? फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा ने। पुर्तगाली भक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया पुर्तगालियों ने। डच लोग भारत आए 1596 में ईस्वी में। डच लोग भारत कब आए? 1596 में। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के। डच कहाँ के थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के। पहला डच यात्री आया कनेरियन हाउटमैन। पहला डच यात्री भारत आया कनेलियन हाउटमैन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुआ। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की मुसलीपट्टम में 1605 में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की मुसलीपट्टम में 1605 ईस्वी में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1532 में। अहमदनगर का विलय हुआ 1532 में। डचों का भारत में पतन हुआ। डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध से 1759 में। डचों का भारत में पतन हुआ। डचों और अंग्रेज के मध्य वेदरा युद्ध से 1759 में। अंग्रेज ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया जहांगीर के अनुमति से। अंग्रेज ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। किसके अनुमति से? जहांगीर के अनुमति से। अंग्रेजी या यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। अंग्रेजों या यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। मतलब बिहार सब के लिए प्रसिद्ध था अफीम गांजा। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन।
भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। पांडिचेरी का स्थापना की। 1674 में फ्रांसिस मोर्टिन ने, फ्रांसीसी था। पांडिचेरी की स्थापना की गई 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने किया, जो फ्रांसीसी था। अंग्रेज द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार किया 1761 में। अंग्रेज द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया? 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया था जॉब चार्नॉक ने 1690 में। कलकत्ता नगर का स्थापना किया गया जॉब चार्नॉक ने 1690 में। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। 3 कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ एक्सला सापेल की संधि से। कब हुआ? 1746 से 48 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में और समाप्त हुआ किस संधि से? एक्सला सापेल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि से 1749 से 54 तक चला। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ पेरिस की संधि से 1758 से 63 तक चला। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। वांडीवांस का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध आर्यकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को हराया था फ्रांसिस्को ने। वांडीवास के युद्ध में आर्यकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था। माने अंग्रेजी सेना ने किसको हराया? फ्रांसीसी को हरा दिया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीना 1761 में। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी या 16वीं सदी में। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? 1500 ईस्वी में या 16वीं सदी में। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। आधुनिक भारत पॉइंट। गुरु नानकदेव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था और ये वर्तमान तलवंडी में कहाँ है? ननकाना साहिब, जो पाकिस्तान में पड़ता है। तलवंडी जो है, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ, जो पाकिस्तान में पड़ता है। नानक जी के पिता का नाम कल्याण चंद है। नानक जी के पिता का नाम क्या है? कल्याण चंद है। नानक जी के पिता का नाम था, माता का नाम तृप्ता था। नानक जी के माता का नाम जो था तृप्ता। संगत और पंगत को स्थापित किया गुरु नानक देव ने। संगत मतलब धर्मशाला, पंगत मतलब लंगर को स्थापित किसने किया? गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी का मृत्यु हुआ 1539 ईस्वी में करतारपुर, जो पाकिस्तान में हुआ। उस समय इंडिया पाकिस्तान एक ही था। 1539 में अलग नहीं हुआ था। गुरु नानक देव जी का मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में, जो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में है अभी। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन था?
गुरु अंगद जो है गुरुमुखी लिपि का जनक भी था। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ का रचना गुरु अर्जुन देव जी की है। आदि ग्रंथ की रचना जो है गुरु अर्जुन देव जी की है। खुद को सच्चा बादशाह कहा जाता था। श्री गुरु अर्जुन देव जी को खुद को सच्चा बादशाह कहा था। श्री गुरु अर्जुन देव जी को मतलब खुद को सच्चा बादशाह कौन कहा था? श्री अर्जुन देव जी ने। श्री हरमंदिर साहिब को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने, जिसे स्वर्ण मंदिर अमृतसर भी कहते हैं। श्री हरमंदिर स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साई मियां मीर ने। देखिए मुसलमान ही रखा है। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साई मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया जहांगीर ने दिया। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया? जहांगीर ने। नहीं कहा दोस्तों, जहांगीर जो था बहुत गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया जहांगीर ने। जहांगीर बहुत खराब शासक था दोस्तों। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु गोविंद साहिब ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने। हिंद का चादर कहलाए गुरु तंग बहादुर। हिंद का चादर कहलाए गुरु तंग बहादुर। गुरु तंग बहादुर का मृत्युदंड दिया गया औरंगजेब ने। गुरु तंग बहादुर को मृत्युदंड दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब तो और घटिया शासन था, बहुत अत्याचार करता था हिंदुओं पे। ये जो है औरंगजेब धर्म भी परिवर्तन कराता था, मुसलमान भी बनाता था जबरदस्ती। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ को समाप्त एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया श्री गुरु गोविंद जी ने। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। सिखों के अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह। सिखों ने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ 1666 ईस्वी में पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666 ईस्वी में पटना में। सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जो था, जो बिहार का था। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह जो। और यहाँ पे बिहार को सबसे घटिया माना जाता है। हर चीज बिहार से ही हुआ है, जैसे प्रथम राष्ट्रपति। श्री गुरु गोविंद सिंह जी निधन हुआ था 1708 ईस्वी में नंदेड़ महाराष्ट्र में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने निधन हुआ था 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। मतलब गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु किसको बताया? जो एक ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब को बतलाया, जो किसने लिखा था? अर्जुन देव ने लिखा था। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को
शुक्र चकिया मिशल के मान सिंह के घर। रंजीत सिंह का जन्म हुआ कब? 2 नवंबर 1780 को। कहाँ पे? शुक्र चकिये मिशल के मान सिंह के घर। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? पुत्र गढ़ंग सिंह था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? पुत्र गढ़ंग सिंह। सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। अमृत शहर सिंध संधि हुई थी, अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। अमृतसर संधि हुई थी रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 में। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। काल कोठरी की घटना घटी थी 20 जून 1756 को। सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल भी कहते हैं इसको, काल कोठरी की घटना को। ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के समय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। दस्तक प्रथा को किसने समाप्त किया? मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जो हार गया बंगाल का नवाब। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब था 1757 में। मीर जाफर बंगाल का नवाब कब था? 1757। नेक्स्ट, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम ने बंगाल के नवाब को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध था अंग्रेजों और मीर कासिम, सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसमें अंग्रेज विजय हुआ। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला और शाह आलम के बीच, और अंग्रेज विजय हुए। अंग्रेज और बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच? अंग्रेजों और मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय हो गए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ? 12 अगस्त 1765 में शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ। इलाहाबाद की संधि हुआ 12 अगस्त 1765 को आलम शाह द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक कौन था? क्लाइव था। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक क्लाइव था।
बंगाल में द्वैध शासन का शुरुआत 1765 में था। बंगाल में द्वैध शासन का शुरुआत कब हुआ? 1765 ईस्वी में। लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 72 तक था। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक था? 1765 से 1772 तक लॉर्ड क्लाइव द्वारा चलाया गया था। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1772 में। बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। पंडारियों का दमन किया लॉर्ड हार्डिंग्स ने। पंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग्स ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया 1781 ईस्वी में, जो कलकत्ता में है। प्रथम मदरसा की स्थापना किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में, कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कर्नवालिस को कहा जाता है। इसका पूरा नाम लॉर्ड कर्नवालिस है। लॉर्ड कर्नवालिस का कब्र गाजीपुर यूपी में है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। लॉर्ड कर्नवालिस का कब्र जो है गाजीपुर यूपी में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन। और इसका इल्बर्ट विधेयक कौन था? विधेयक कब आया? इल्बर्ट विधेयक 1883 ईस्वी में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इल्बर्ट विधेयक कब हुआ? 1883 में। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाया। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया? लॉर्ड कर्जन। मानव नर बलि की प्रथा रोक लगाई लॉर्ड हार्डिंग ने। पहले का लोग पागल था। मानव नर बलि की प्रथा लगाई थी। नर बलि पर रोक किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। अंग्रेजों ने बहुत अच्छा भी काम किया है और बुरा भी किया है। जैसे ये हो गया, मानव या इसको नर बलि प्रथा पर रोक लगाई लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। कब? 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। यह भी अच्छा काम किया अंग्रेजों ने। सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। सती प्रथा वैसा प्रथा था दोस्तों जिसमें पति मर जाने पर पत्नी को उसी लाश के ऊपर रख के जलाया जाता था, जिंदा ही। वही सती प्रथा था और पहले लोग करता भी था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। और बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? 1770 में। हैदर अली मैसूर शासक था 1761 में। हैदर अली मैसूर शासक था 1761 में। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुई। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1782 को। हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान था। हैदर अली का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का सुल्तानक शासक था मैसूर का। मैसूर का सुल्तानक शासक कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुआ। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली था। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासन कौन था? टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान ने, शेर मैसूर ने। इसे शेर मैसूर भी कहा जाता था टीपू सुल्तान को। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया
1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। थॉमस मुनरो ने 1820 में अस्थायी या इस्तमारी बंदोबस्त शुरुआत किया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अस्थायी इस्तमारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में